स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इथिक्स देख रहे हैं और इथिक्स का चौथा यूनिट देख रहे हैं। चौथा यूनिट में हम लोग ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, ये आखिरी है ईआई का। ईआई में क्या क्या चीजें आती हैं उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो इससे पहले चलने से हम चाहते हैं कि जो बातें पहले बताई गई है उसको क्या कर लिया जाए, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो हमने कहा ईआई या इमोशनल इंटेलिजेंस या सांवेगिक संवेगात्मक संवेगात्मक क्या बुद्धि की बात हो रही है। संवेगात्मक बुद्धि दो चीजों से मिलकर बना है। एक बना है हमारा इमोशन से और एक बना है हमारा इंटेलिजेंस से, ठीक है ना। इमोशन वर्ड लैटिन भाषा का देखा जाए तो किससे बना है, तो लैटिन भाषा है इमोबेरे। ये क्या है, लैटिन भाषा है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इमोबियरे का मतलब क्या होता है, इस इमोबियरे का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या गतिशील होना, गतिशील होना या विचलन होना, ठीक है। ये बातें हमने इसमें बोला था, ये बात समझ में आना चाहिए। और इंटेलिजेंस या बुद्धि का मतलब क्या, ये मानव क्या होता है, विवेकशील प्राणी होता है। और विवेकशील प्राणी होने के नाते जो उचित या अनुचित के बारे में, उचित या अनुचित क्या है उसके बारे में निर्धारण करे, तो हम कहें कि वो मानव क्या है, इंटेलिजेंस है या बुद्धिमत्ता को रखता है, ठीक। ये बात होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बेसिक हमने जानकारी ले ली कि इमोशन का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला हम टॉपिक ले चलते हैं इमोशन के बारे में। इमोशन हमारा क्या है, इसके बारे में जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हिंदी में संवेग, संवेग या इसी को बोलते हैं आवेग, ठीक, हिंदी में। तो ये ध्यान रखना कि संवेग होता क्या है। तो संवेग होता क्या है अगर पूछ ले तो इससे पहले जान लेते हैं कि संवेग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव या सकारात्मक संवेग, एक हो सकता है नेगेटिव नकारात्मक संवेग। पॉजिटिव संवेग का मतलब वह संवेग, वह संवेग जिससे जिससे मनुष्य को या मानव को क्या मिले, सुख मिले, मानव को क्या मिले, सुख मिले, उसको हम कहेंगे सकारात्मक संवेग है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो प्रेम, ठीक है, प्रेम ले लो, आप ये ले सकते हो, प्रेम के अलावा और क्या एक आता है, खुशी ले लो, ठीक है, हर्ष ले लो। ये क्या है हमारा, और सकारात्मक संवेग है। ये नकारात्मक संवेग का मतलब क्या, वह संवेग जिससे हमें क्या करे, जिससे हमें दुख मिलता हो, क्या है, दुख मिलता हो, उसको हम कहते हैं नकारात्मक। वह संवेग जिससे हमें दुख मिलता है उस नकारात्मक। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, भय ले लो, घृणा ले लो, ठीक है, घृणा ले लो, और हम क्या ले रख सकते हैं, क्रोध ले लो, क्रोध ले लो। ये सब हमारा क्या है, नकारात्मक है। तो ये बात संवेग में समझ लिया कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। इस बात को हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब आते हैं कि संवेग होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारे लाइन जैसे मूल्य के बताए थे वैसे ही इसका भी बताएंगे, और जो आपको पसंद आए वो ऑप्ट कर लेना। संवेग वह है जो चेतना का भावात्मक, चेतना का भावात्मक प्रदर्शन है, ये भी कह देंगे प्रदर्शन है या अभिव्यक्ति है। चेतना की भावात्मक अभिव्यक्ति ही क्या है, संवेग है। दूसरा, संवेग क्या होता है, संवेग मानव को शारीरिक
एवं मानसिक रूप से मानसिक रूप से मानसिक रूप से क्या करता है, गतिशील करता है, गतिशील करता है। ठीक। अब शारीरिक या मानसिक रूप से गतिशील करता है, ये बात हम कह सकते हैं। तीसरा हम क्या रूप ले सकते हैं कि संवेग से संवेग से व्यवहार संवेग से व्यवहार में सक्रियता आता है। या हम ये भी कहें कि संवेग संवेग मानव के व्यवहार को क्या करता है, निर्देशित करता है, जो भी आपको। ठीक है। संवेग वह है जो मानव के क्रियाकलाप को क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। इतनी सारी बातें हम लोग जान लें कि इमोशन है क्या, संवेग क्या है। तो चेतना का भावात्मक प्रदर्शन या अभिव्यक्ति ही संवेग कहलाता है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से गतिशील करता है। संवेग वह है जो मानव के शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करता है, गतिशील करता है। संवेग वह है जो मानव के व्यवहार को निर्देशित करता है। संवेग वह है जो मानव की क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। ये संवेग के बारे में हम लिख लेंगे। तो पहला संवेग बात खत्म हुआ। दूसरा हम बात करते हैं किसको, बुद्धि की बात। तो बुद्धि में हमारा क्या है, इंटेलिजेंस की बात करें तो जो मानव क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है जिससे और जानवरों से क्या करता है, अलग करता है मानव, ये भी बोल सकते हैं। और विवेकशील होने के नाते वह उचित या अनुचित का क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। उचित या अनुचित का निर्धारण कर सकता है कि कोई कर्म हम उचित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इसके होगा। दूसरी बात है कि वो समस्याओं को समझ सकता है, समस्या को समझ सकता है, चुनौतियों को समझ सकता है। ठीक है। और इसको समझ कर क्या करता है, समाधान देता है। विवेक वो है। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि विवेक वह है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों से लोगों से सामंजस्य सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। तो आप जो भी चाहे वो लिख सकते हो कि विवेक क्या है, विवेकशील प्राणी होने के नाते उचित या अनुचित का निर्धारण करते हैं, समस्या, चुनौती, ठीक है, आदि का आकलन करता है, विवेक के आधार पर आकलन करता है और समाधान करता है। माध्यम हम कहें कि विवेक बुद्धि के माध्यम से हम लोगों की से क्या करते हैं, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये बात बुद्धि की हो गई। और अब आ जाते हैं ईआई के बारे में कि जब दो पार्ट को समझ लिए कि दो पार्ट है, इमोशन को समझ लिए और इंटेलिजेंस को समझ लिए। ठीक है। इंटेलिजेंस, ये दोनों पार्ट को जब समझ लिए तो अब हम ईआई को समझ लेंगे। तो हम बड़ा सिंपल वर्ड में कहें कि इमोशन कहां से निकलता है, प्रेम कहां से आपका निकलता है। ठीक है। प्रेम कहां से करते हो, खुश कहां से होते हो, हर्ष कहां से आता है, ये सब दिल से आता है। तो हम कहें एक बात जो कि दिल एवं बुद्धि की संतुलन संतुलन को ही क्या बोलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। दिल एवं बुद्धि के संतुलन को ही क्या बोलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं, देखो दिल की बात यहाँ पे हो गया कि ये संवेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धि को। ठीक है। हम कहें कि मानो मानो अपने संवेगों को जानते हुए, अपने संवेगों को, या इसी को हम कहते हैं अपने संवेगों तथा तथा दूसरे के संवेगों को, ठीक है, को समझकर समझकर ठीक है, बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा नियंत्रित नियंत्रित एवं
प्रबंधित करता है, प्रबंधित करता है, ये भी कह सकते हैं। आप जो पसंद आए, जैसा आपका लेवल है उस हिसाब से। दिल एवं बुद्धि के संतुलन को ही यही बोलते हैं। मानव अपने संवेगों तथा दूसरे के संवेगों को समझकर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित करने को ही क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। अब जरा सा इसका जो मेन क्रक्स है कि है क्या बुद्धि, जहां पे हम प्रेफर करेंगे कि यही आप करो, यही परिभाषा बताओ। तो ईआई क्या है? ईआई मनुष्य की ऐसी क्षमता है, ईआई हम क्या बोलेंगे? मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिससे जिससे वह वह क्या करेगा? वह अपने अपने एवं दूसरे के संवेगों को ठीक है, क्या करता है? अब जरा सा देखो इस बात को, देखता है। अपने और दूसरे के संवेगों को क्या करेगा? देखता है। देखता है का मतलब उसके शारीरिक रूप से क्या हाव भाव हो रहे हैं उसको देखता है। ठीक है, देखने के बाद उसको समझता है। समझना समझता है मतलब क्या? संज्ञानात्मक पक्ष से है, संज्ञानात्मक पक्ष से है। क्यों? संज्ञान होता है, विचार करता है, विचार प्रक्रिया। समझना का मतलब क्या? बुद्धि के इस्तेमाल करेगा, विचार प्रक्रिया से है। ठीक है ना? तो मनुष्य की ऐसी क्षमता जिससे वह अपने और दूसरे के संवेगों को क्या करता है? देखता है, समझता है। ठीक है, और संवेगों की तीव्रता 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 और प्रभाव को क्या करता है? प्रभाव का आकलन करता है, आकलन करता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? मनुष्य की ऐसी क्षमता जिससे वह अपने और दूसरे के संवेगों को क्या करता है? देखता है, समझता है, तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन करता है, आकलन करता है। और आकलन करने के बाद क्या करेगा? संवेगों को नियंत्रित नियंत्रित एवं प्रबंधित करता है। देखो फिर से, मनुष्य की ऐसी क्षमता जिससे वह अपने और दूसरे के संवेगों को क्या करता है? देखता है, समझता है, तीव्रता या और प्रभाव का आकलन करता है, तथा या फिर तथा न लगा के लास्ट में एक और वर्ड है उसको जोड़ लेने, संवेगों को नियंत्रित प्रबंधित करता है। ठीक है ना? और वांछित वांछित क्रिया करता है, क्रिया करता है, वांछित क्रिया करता है। तो ऐसा क्यों करता है वांछित क्रिया? ताकि संबंधों को निर्वहन कर सके, संबंधों का निर्वहन कर सके, निर्वहन कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि ईआई क्या है? तो ईआई मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिससे वह अपने और दूसरे के संवेगों को देखता है, समझता है, तीव्रता और प्रभाव का आकलन करता है, और उन संवेगों को नियंत्रित प्रबंधित करता है, तथा वांछित उन संवेगों से उत्पन्न क्या वांछित क्रिया करता है ताकि संबंधों का निर्वहन कर सके। यही है ईआई। ठीक है, मतलब हम परिभाषा क्या दे सकते हैं? परिभाषा जो सर्वमान्य परिभाषा हम दे रहे हैं, इससे पहले वाले भी परिभाषा आप यूज कर सकते हो कि मनुष्य की ऐसी क्षमता जिससे जिससे वह अपने वह अपने और दूसरे के दूसरे के संवेगों को क्या करता है? देखता है, समझता है, देखता है, समझता है, उसकी उसकी तीव्रता तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन करता है, आकलन करता है, आकलन करता है, और उन्हें उन्हें नियंत्रित नियंत्रित एवं एवं प्रबंधित प्रबंधित
करते हुए करते हुए वांछित वां- वांछित अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया करता है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया कि ईआई मनुष्य की वह क्षमता है जिससे वह अपने और दूसरे के संवेगों को देखता है, समझता है, उसकी तीव्रता प्रभाव का आकलन करता है और उन्हें नियंत्रित एवं प्रबंधित करते हुए वांछित अनुक्रिया करता है। ये हमारा परिभाषा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़े थे ये, पूछ ले क्वेश्चन में कि एआई का विशेषता बताइए, विशेषता बताइए, या इसके प्रमुख पक्षों को बताइए, प्रमुख पक्षों को बताइए। तो आपको यही लिखना है, पक्षों को बताइए। तो क्या लिखोगे? तो हम विशेषता या कोई भी लिखें तो पहली बात यही है, प्रमुख पक्ष क्या होगा? शारीरिक हाव भाव को देखना, पर शारीरिक हाव भाव, जो हमारा परिभाषा है उसी से निकल रहा है सारा। हाव भाव को देखना या उसको पढ़ना, पहली विशेषता है कि शारीरिक हाव भाव को देखना और पढ़ना आता है, इसमें पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि संवेगों को समझना। तो देखता है संवेगों को समझना, समझना, समझना मतलब क्या? संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या? कि उस पर विचार करता है। ठीक है, ये विचार प्रक्रिया से, और इसे क्या करता है? विचार करने के बाद वो सामान्य जो संवेग होता है उस संवेग के साथ क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है, स्थापित करता है। ठीक है, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि संवेगों का आकलन करता है, संवेगों का, संवेगों के प्रभाव का आकलन करता है, आकलन करता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या इसकी विशेषता है कि संवेगों को नियंत्रित, नियंत्रित एवं प्रबंधित करता है, प्रबंधित करता है। ठीक है, सब परिभाषा से निकलेगा, परिभाषा याद है तो सब निकलेगा। नियंत्रित करता है, उचित या अनुचित, उचित या अनुचित, अनुचित परिणाम को, परिणाम को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, और समस्या का क्या करता है? समस्या का निदान करता है, निदान करता है। ये बातें समझ में आए कि ईआई की विशेषता क्या है या ईआई के प्रमुख पक्ष क्या है। तो मानो हमने एक परिभाषा में क्या देखा था? तो देखता है, देखता है तो क्या देखता है? तो मानव के शारीरिक हाव भाव को देखता है, उसको पढ़ता है और उसको संवेगों को समझता है, हाव भाव से उसके संवेगों को समझता है, अर्थात उस समय संवेगों को समझने का मतलब समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, और उसके बाद संवेगों के प्रभाव का आकलन करता है, संवेगों के प्रभाव का आकलन करता है। तो दूसरा हमारा कीवर्ड हो गया आकलन करना, और संवेगों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, ये हमारा नेक्स्ट कीवर्ड हो गया। उचित अनुचित के परिणाम को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। उचित क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा? व्यवहार करता है या समस्या का निदान करता है। यही हमारा क्या है? एआई की विशेषता है जो हमने पीछे पढ़ रखा है। अब ये भी बात बताना पड़ेगा कि ईआई अनेक कौशलों का, कौशलों का योग है। एआई मतलब एक, अपने आप में एआई एक चीज नहीं है ये, बल्कि बहुत सारे स्किल का क्या है? कंपोजिशन है, बहुत सारे स्किल का कंपोजिशन है। तो एआई के अंदर कौन कौन से अनेक कौशल आएंगे वो देख लो। अनेक कौशल जो एआई के तहत ही, इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत ही आते हैं। तो कौन कौन होता है? तो पहला होता है कि परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अनुसार तत्काल निर्णय लेना। अगर परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लेगा तो इसका मतलब है कि उसके पास एआई है। ठीक है, वो संवेगात्मक बुद्धि है। समय को प्रबंध, समय का प्रबंधन, समय प्रबंधन भी
ये दिखाता है कि ईआई गुण है। तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन ये भी दिखाता है कि आपके पास ईआई है। फिर संबंध, संबंध प्रबंधन ये भी बताता है कि ईआई है। निर्णय को निर्धारण करने के लिए, निर्णय निर्धारण कौशल ये बताता है कि आप उच्च दर्जे की ईआई गुण रखते हो। और साथ ही साथ अंतर व्यक्ति, अंतर व्यक्ति, अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक कौशल को भी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या स्किल को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ईआई के पास क्या होना चाहिए, जो ईआई युक्त हो उसके पास परानुभूति भी होना चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए। या ईआई में अभिप्रेरणा भी शामिल रहता है, परानुभूति भी शामिल रहता है, आत्म जागरूकता भी शामिल रहता है, आत्म जागरूकता भी शामिल रहता है। ठीक है। और ये टीम वर्क, टीम वर्क, कार्य संस्कृति इत्यादि को बहुत अच्छे से लेके चलता है। इसके अंदर अनुनयशीलता की क्षमता होती है। अनुनयशीलता की मतलब वो बहुत अच्छे से समझा बुझा सकता है। इतने गुणों से युक्त होता है ईआई वाला पर्सन। ईआई वाले पर्सन के पास क्या क्या होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। अनुनयशीलता, परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय ले, समय प्रबंधन करे, तनाव प्रबंधन करे, संबंध प्रबंधन करे, निर्णय निर्धारण कौशल हो, अंतर व्यक्तिक कौशल हो, परानुभूति हो, अभिप्रेरणा हो, आत्म जागरूकता हो, टीम वर्क, टीम वर्क को साथ में लेके चले, कार्य संस्कृति को अच्छे से बढ़ावा दे, ये कहेंगे कि ईआई युक्त व्यक्ति है। इतने सारे कौशल अगर समाहित हो तब हम कहेंगे कि वो ईआई। तो ईआई एक कौशल नहीं है, क्योंकि इमोशन और बुद्धि से बन के बना है, बुद्धि से बन के बना है, तो लगभग जो भी बुद्धि द्वारा निर्णय प्रबंधन ये सब होता है उसको लेके चले तो ही ईआई आ सकता। तो एक फील्ड में ईआई आने का मतलब नहीं है। तो अनेक कौशलों का योग है, अगर पूछे तो ये आप बता देंगे। फिर ईआई की विशेषता हमने बता दिया। ठीक है। अब जरा सा देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पीटर सॉल्वे, पीटर सॉल्वे की बात करें, सॉल्वे, एस ए यू सॉल्वे, पीटर सॉल्वे की बात करें। पीटर सॉल्वे ने एक थिंकर है, इन्होंने ईआई के बारे में बताया और ईआई की विशेषता बताया। ईआई में उन्होंने व्यक्ति के लिए ईआई की विशेषता बताया कि कोई व्यक्ति के अंदर अगर ईआई है तो ये निम्नलिखित विशेषताएं पाई जा सकती हैं। तो जब भी है तो आप थिंकर की बात कोट करके और लिख सकते हो। तो ये बात है कि कोई भी ईआई युक्त व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये बताया कौन, पीटर सॉल्वे ने बताया विशेषता। तो विशेषता क्या है, व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषता होना चाहिए, तो वही बातें इसमें भी होगा कि अपने संवेगों के बारे में जाने, अपने संवेगों के बारे में जाने। ठीक है। दूसरा क्या, स्वयं का प्रबंधन करें, अपने संवेगों का प्रबंधन करें या स्वयं का प्रबंधन करें। ठीक है। स्वयं को अभिप्रेरित करें, स्वयं को अभिप्रेरित करें, अभिप्रेरित करें, अभिप्रेरित करें मतलब मोटिवेट करें। ठीक है। और दूसरे के संवेगों को पहचाने, नेक्स्ट दूसरे के संवेगों को क्या करें, पहचाने। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि संबंध प्रबंधन करें, संबंधों का प्रबंधन करें। अगर ये सारे गुण हैं तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति ईआई युक्त है, संवेगात्मक बुद्धि से युक्त है पीटर सॉल्वे के अनुसार। तो अपने संवेगों के बारे में तो हम सीधे सीधे की वर्ड देखें तो अपने संवेगों के बारे में जानना, स्वयं को प्रबंधन करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, दूसरे के संवेगों को पहचाने और संबंधों का प्रबंधन करें। तो अपने से देखो यहाँ पे और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं जो कीवर्ड से हमें याद रहे, जो आप लोग बार बार पढ़ोगे तो अपने कीवर्ड, यही कीवर्ड याद रखेंगे कि वो अपने बारे में क्या जाने, अपने संवेगों के बारे में क्या करें, जाने, अपने संवेगों को क्या करें, अपने संवेगों
को जाने और संवेगों का क्या करे, प्रबंधन करे। ठीक है, स्वयं अभिप्रेरित रहे, अभिप्रेरित रहे, ये बात अपने से है। ठीक है, संवेगों को जाने, प्रबंधन करे, अभिप्रेरित रहे, और उसके बाद अपने से 3 विशेषताएं निकल गई, और उसके बाद 2 विशेषताएं और है कि दूसरे के संवेगों को जाने, दूसरे के संवेगों को जाने या पहचाने, पहचाने, और क्या करे, संबंध प्रबंधन, संबंध का प्रबंधन करे। ये हमारी पीटर सॉल्वे की क्या है, विशेषता बताए। पीटर सॉल्वे ने यहीं तक नहीं रुके, पीटर सॉल्वे ने ईआई के घटक बताए कि ईआई में क्या क्या घटक होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए, यही है। तो हम पीटर सॉल्वे की भी घटक जान लेते हैं कि किसी भी थिंकर के लेके पूछ लेगा तो समझने में हमें दिक्कत ना आए। तो ईआई के घटक क्या है, ईआई के पीटर सॉल्वे ने 4 घटक बताए। 4 घटक क्या, देखो, पहला घटक उन्होंने कहा कि संवेगों को सही तौर पे पहचानना, संवेगों को सही सही तौर पे पहचानना। ठीक है, दूसरा घटक इसने बोला कि भावनाओं का उपयोग करना, भावनाओं का या संवेगों का उपयोग। ठीक है, तीसरा इसने क्या बोला, तीसरा बोलना कि किसी के संवेगों का समझना, समझना। ठीक है ना, और चौथा क्या करना है, चौथा संवेगों का प्रबंधन करना। सीधी बात है कि हम अगर इसको और छोटे से में करें तो पीटर सॉल्वे ने 4 घटक बताया, और 4 घटक क्या था, सीधी बात है कि संवेग लिखो। ठीक है, संवेग लिखो, और संवेग को पहले काम है कि पहचानना, पहचानना। ठीक है ना, संवेग को पहचानना, और इसका संवेग का क्या करना, उपयोग करना, संवेग को समझना, समझना, और फिर इसका प्रबंधन करना। यही हमारा क्या है, 4 घटक है। पहचानना, उपयोग करना, समझना, प्रबंधन। संवेग पहचानना मतलब किसी के हाव भाव से हम क्या कर रहे हैं, संवेगों को पहचान सकते हैं, समस्याओं को पहचान सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। उपयोग का मतलब क्या, कि किसे महत्व दें। उपयोग अगर जान गए, पहचान गए, तो ये भी बात है कि उसमें कोई खास होगा, किसे महत्व दें, किसे महत्व दें और किसे न दें, इस बात का निर्धारण उपयोग से किया जाएगा, संवेग के उपयोगों से। जैसे कि मान लो कि 2 लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, एक वंचित ग्रुप का है, बहुत कमजोर वर्ग का है, आपके पास आया, उसके संवेग को पहचान गए कि अरे यार ये मतलब वाकई कमजोर है, और एक बंदा झूठा लेके, और जिसको मतलब वो कमजोर वर्ग को हड़काया है, उसको भी लेके आ गया और उसके भी संवेग को पहचान गया, तो उपयोग करेगा। वो अगर वाकई में एसडीएम अच्छे नैतिकता वाला होगा तो वो कमजोर वर्ग को क्या करेगा, महत्व देगा, जो दूसरा वर्ग है ना उसको क्या करेगा, महत्व नहीं देगा। समझना, संवेग को समझना, उस बात पे कि उसकी समस्या क्या है, उस बात को समझना, समस्या क्या है, कि समस्या का कारण क्या है। ठीक है ना, उसको समझना, संवेगों को समझना, और उसका प्रबंधन करना मतलब निराकरण करना। यही बात है, यही बोल बच्चन करना है आपको ये पीटर सॉल्वे में। तो पीटर सॉल्वे की भी बात आ गई। अब जरा सा पीटर सॉल्वे के बाद एक हम आते हैं डैनियल गोलमैन की। डैनियल गोलमैन ने, अब जरा सा ये बात यहीं पे हमने खत्म किया था, तो ये भी बात हम खत्म कर दें कि डैनियल गोलमैन, गोलमैन की बात करें तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। बुक का नाम था, 2 बुक था, बुक का नाम याद रखना। पहला था इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई वाई इट कैन वाई इट कैन वाई इट कैन मैटर मैटर मोर देन IQ। 1995 में ये लिखा था बुक,
दूसरा बुक इसने लिखा था कि व्हाट मेक्स ए ए लीडर, व्हाट मेक्स ए लीडर, ये 1998 में लिखा था। एक्चुअली में परिभाषा ये ईआई के बारे में इसने इसी बुक में जिक्र किया था ईआई के बारे में, ठीक है ना। तो डैनियल गोलमैन ने क्या बोला था कि ईआई के 5 घटक होते हैं। ईआई कितने घटक से बना है? ईआई 5 घटक से मिलकर बना है, जबकि पीटर सॉल्वे ने कितना बताया था? 4। अब ईआई के घटक क्या क्या है ये देखो। पहला है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, अगर आत्म जागरूकता इंसान है, आत्म जागरूक है, तो इसका मतलब उसके अंदर ईआई होगा। और आत्म जागरूक रूप में तो क्या होना चाहिए? तो एक तो होना चाहिए कि संवेगात्मक जागरूकता, अपने संवेग के बारे में जागरूकता या जानना पहचानना चाहिए। आत्म जागरूकता के 3 पक्ष हैं कि अपने संवेगों को क्या करें? जागरूकता के बारे में जाने, स्वयं का आकलन करें, स्वयं का क्या करें? आकलन आकलन करें, तभी आत्म जागरूक हो सकता है। और तीसरा क्या? आत्मविश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, तभी जाके हम कहेंगे कि आत्म रूप से जागरूक है। जब अपने संवेगों के बारे में जाने, स्वयं के बारे में आकलन करें और आत्मविश्वास रखें, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर आत्म जागरूकता है। तो पहला घटक क्या है? आत्म जागरूकता। दूसरा है आत्म नियमन। आत्म नियमन, अपने संवेगों के बारे में जाने, आकलन करे, विश्वास करे और उसको क्या करे? नियंत्रित करे, नियंत्रित करे और प्रबंधित करे, प्रबंधित करे, तो हम कहेंगे कि आत्म नियमन है। तीसरा हमारा घटक है क्या? तीसरा घटक है परानुभूति। परानुभूति मतलब कि इम्पैथी। और इम्पैथी के लिए क्या क्या जरूरत है? कि किसी व्यक्ति की बातों को बड़ी तन्मयता से सुने, तन्मयता से सुने, ठीक है। और तन्मयता से सुनने के बाद तन्मयता से सुने, ठीक है, उसके विचारों को या उसके लेवल पे जाके खुद को अपनी उससे जोड़ के उसकी गहनता, समस्या की गहनता को समझे। और तीसरी बात क्या है? संवेदना प्रकट करे, संवेदना प्रकट करे, संवेदना प्रकट करके उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार क्या करे? उसका समाधान करे। तो हम कहेंगे कि वो क्या है? परानुभूति है। तो पहला होना चाहिए आत्म जागरूकता, दूसरा आत्म नियमन, तीसरा है परानुभूति और चौथा हमारा क्या है? अभिप्रेरणा। चौथा अभिप्रेरणा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ईआई में अभिप्रेरणा जरूर होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए किसी कार्य को करने से पहले। जैसे कि अगर मान लो कि आप आपदा में बचाने जा रहे हो, तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होना चाहिए कि यार हम जल्दी कार्रवाई करें तो कुछ लोगों की जान ज्यादा बच जाएगी, ठीक है। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा भी लेट हो गए तो बहुत लोगों की जान चली। तो हम अपने आप को अभिप्रेरणा, मोटिवेटेड रखें। और पांचवा एक है, यहीं पे जोड़ दें, जगह तो है नहीं। पांचवा देखो, पांचवा हमारा क्या है? तो ये सामाजिक दक्षता है। सामाजिक दक्षता, सामाजिक दक्षता में दो बातें आती हैं। सामाजिक दक्षता में दो बातें आती हैं। एक सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता मतलब, सामाजिक जागरूकता का मतलब क्या? कि समाज में क्या हो रहा है, आपके अगल बगल क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, उनके हाव भाव देखना, ठीक है, उनके संवेगों को पहचानना, उनके अनुकरण करना, मतलब अनुकरण नहीं करना, उनके संवेगों के साथ समन्वय करके और उन समाज में होने वाली चीजों को पहचान कर उस समस्याओं का समाधान करना, उनके संवेगों को जानते हुए, ठीक है। और दूसरा क्या है? संवेगों का प्रबंधन, संवेगों का प्रबंधन करें, ठीक है। तो सामाजिक जागरूकता का मतलब क्या है? जैसे आत्म जागरूकता की 3 बातें बताएं कि संवेगात्मक रूप से होना चाहिए, स्वयं आकलन करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, ये 3 बातें हमने बताया। तो सामाजिक जागरूकता का मतलब कि समाज के प्रति क्या होना चाहिए? संवेगात्मक जानकारी होना चाहिए। वही बात हम बोल रहे हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं बोल रहे जो पीछे संवेगात्मक आत्म जागरूकता की बात करें। तो यहाँ आत्म की, स्वयं की जगह क्या करते हैं? समाज के प्रति क्या हो? संवेगात्मक जागरूक हो और समाज के संवेगों का क्या करे? आकलन करे और
आत्मविश्वास की बात यहाँ पे तो नहीं हो रही है, लेकिन समाज के विश्वासों को क्या करे, सम्मान दे और उसके अनुकरण क्या करे, संवेगों का प्रबंधन करे, संवेगों का प्रबंधन करे, नियंत्रण करे, तो हमारा कहेंगे कि सामाजिक रूप से दक्ष है वो। तो हमने 5 चीजें बताई, डेनियल गोलमैन ने 5 घटक बताए, और 5 घटक क्या है हम सीधे सीधे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 घटक में एक है हमारा आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता के 3 कंपोनेंट हैं, और तीनों होना चाहिए क्या, संवेगात्मक जागरूकता, संवेगात्मक जागरूकता, अपने संवेगों के बारे में जानता रहे। दूसरी बात कि स्वयं आकलन, अपने बारे में आकलन करें, ठीक है। और तीसरी बात क्या, आत्मविश्वास रखे, आत्मविश्वास रखे, ये हमारा आत्म जागरूकता। दूसरा हमारा क्या है कि आत्म नियमन करें, आत्म नियमन करें, अपने संवेगों को जान गया, आकलन कर लिया, और क्या उचित है और क्या अनुचित है, उस आत्म नियमन अपने संवेगों को नियंत्रित करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात हमने यहीं पे ला देते हैं सामाजिक दक्षता, सामाजिक दक्षता, सामाजिक दक्षता में हमने कहा कि 2 बातें जरूरी होनी चाहिए, क्या, सामाजिक जागरूकता, जागरूकता, और दूसरा बात क्या, संवेगों का, सामाजिक संवेगों का प्रबंधन, सामाजिक संवेगों का प्रबंधन होना चाहिए। तो सामाजिक जागरूकता में हम वही बात है, आत्म जागरूकता वाली बातें करें कि समाज के संवेगों को क्या करें, जाने, संवेगों को पहचाने, पहचाने, ठीक है, और उस संवेगों का क्या करें, आकलन करें, आकलन करें, और उनको विश्वास दिलाए, विश्वास दिलाए, किनको, समाज को विश्वास दिलाए कि आपकी समस्याओं का निदान होगा, और फिर सामाजिक संवेगों का क्या करें, प्रबंधन करें। प्रबंधन करने का मतलब नियंत्रण करना, उनके संवेगों को उचित या अनुचित रूप से आप ये बोल दो कि हाँ, उनके संवेगों को अगर मान लो हड़ताल ही कर रहे हैं, तो हड़ताल कर रहे हैं तो उनको समझा बुझा के आप कहो कि भाई उनके संवेग को पहचानोगे, आकलन करोगे, विश्वास दिलाओगे कि भाई जो हड़ताल कर रहे हो ठीक है, लेकिन हम आपका क्या करेंगे, निदान करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, और तुरंत ही कोई चीज का मान लो कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और वो सड़क जाम कर दिया, तो उनको समझाओगे और बुझा के कहोगे कि तुरंत ऑर्डर दोगे आप कि जो किया है एक्सीडेंट उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लोगों को समझा बुझा के भेजना यही है संवेगों का प्रबंधन। तो ये सामाजिक दक्षता हो गया। और तीसरा क्या है, परानुभूति, परानुभूति या एम्पैथी, ठीक है, तीसरा एम्पैथी, नहीं चौथा है, और पांचवा हमारा क्या है, अभिप्रेरणा। बड़ा सिंपल सा हमने इसको अपने लाइन में, अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए बना दिया। परानुभूति को हम 3 बातें में, तन्मयता से सुनना, ठीक है, तन्मयता से किसी की समस्याओं को सुनना, और उससे जोड़कर उसके तन्मयता से सुनने के बाद उसकी समस्याओं को क्या करना है, जोड़ना है अपने आप को, ठीक है, और उसके जोड़ते हुए क्या करना है, उसकी गहनता पहचानता है, गहन कितना गहन है समझता, तो गहनता पहचानना है, और उसके बाद संवेदना प्रकट करना है, संवेदना प्रकट करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार क्या करना है, क्षमता के अनुसार उसका निराकरण करना है। ये है हमारा परानुभूति। अभिप्रेरणा मतलब खुद को क्या करना, मोटिवेट रखना। ये 5 हो गए। अब ये बातें हमारे पिछले लेक्चर के रिवीजन हो गया, जो कि पौन घंटे के करीब लग गया। अब चलो ठीक है, सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता या महत्व, उपयोगिता या महत्व या प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता क्या है, ये पूछ ले कि ईआई का उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, या प्रासंगिकता क्या है। तो हम इसको बड़े सिंपल वे में देखें कि क्या होगा। इससे सिंपल वे में और भी हम डीकेडी करने में बताएंगे, लेकिन प्रासंगिकता देखो, प्रासंगिकता सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ईआई की प्रासंगिकता क्या होगा, उचित निर्णय लेने में। अगर किसी के संवेगों के बारे में जानते हो तो उचित निर्णय लेने में प्रासंगिकता होगा, ठीक है। दूसरी बात हमारी प्रासंगिकता क्या होगा कि लोगों से समायोजन या समन्वय या सामंजस्य स्थापित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, स्थापित करने में, ठीक है। तीसरा हम कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा,
अभिप्रेरणा किसी से हो सकता है, आपदा हो गया, ठीक है, आपदा हो गया, या कोई आपदा आ जाए, या किसी कमजोर वर्गों के प्रति, ठीक है। तो अभिप्रेरणा से होगा, उचित निर्णय लेने में होगा, लोगों से समायोजन या सामंजस्य स्थापित, लोगों के बीच में समायोजन या सामंजस्य स्थापित करवाने में होगा, अभिप्रेरणा से होगा। फिर परानुभूति में होगा, परानुभूति में, इम्पैथी में, परानुभूति में क्या होगा कि लोगों की समस्याओं को समझेगा और उसका निराकरण करेगा। तो ईआई की प्रासंगिकता क्या होगी कि परानुभूति में आपका क्या होगा, विकास होगा, अभिप्रेरणा में क्या होगा, विकास होगा, महत्व है इसका, या प्रासंगिकता है। नेतृत्व की भावना क्या होगी, नेतृत्व की भावना भावना क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सामाजिक जागरूकता क्या होगा, सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी ईआई होने से। आत्म जागरूकता क्या होगी, बढ़ेगी, आत्म जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ईआई की प्रासंगिकता क्या है, उचित निर्णय लेने में प्रासंगिक है, लोगों से समायोजन और सामंजस्य स्थापित करने में प्रासंगिकता है, अभिप्रेरणा को बढ़ाने में प्रासंगिकता है इसकी, परानुभूति को महसूस करने में इसकी प्रासंगिकता है, नेतृत्व की भावना विकसित करने में इसकी प्रासंगिकता है, सामाजिक जागरूकता को डेवलप करने में प्रासंगिकता है, आत्म जागरूक करने में भी प्रासंगिकता है, ठीक है। ये बातें हमारी प्रासंगिकता की ऐसे ही हो सकती है, लेकिन और डीकेडी में हम लोग और इसके पक्षों को खोलेंगे, ये हम प्रासंगिकता लिमिट बनाए हैं, लेकिन हम लोग जब डीकेडी करेंगे ना ऑनलाइन, उसमें इसको और खोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखो कि ईआई की जो गुण बताए हैं, ईआई की जो विशेषताएं बताए हैं, वो सारे प्रासंगिक होगा, कहीं ना कहीं रूप में सोचोगे तो कहीं ना कहीं प्रासंगिक होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने जो बोल बच्चन ने यहाँ पे लिखा है कि प्रशासन के अनेक अवसरों पे अधिकारियों को लोगों से संवाद करना पड़ता है, संवेगात्मक बुद्धि युक्त अधिकारी उनकी समस्याओं और चिंताओं को क्या करता है, धैर्यपूर्वक सुनता समझता है, इसलिए प्रासंगिक है। वह न तो असंवेदनशील होकर निष्क्रिय होता है, न ही भावनाओं में बढ़ के कोई निर्णय लेता है, मतलब वो उचित निर्णय लेगा। बस इसके बोल वचन किए हैं, वही बातें हैं, निर्णय के बारे में वो उचित निर्णय लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो असंवेदनशील होगा या भावनाओं में बह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भावना और प्लस बुद्धि दोनों के साथ काम करना है, ठीक है। और यदि सांवेगिक बुद्धि की कमी हो तो फिर क्या होगा, उनकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाएगा लोगों को, और न ही उनकी समस्याओं को निदान कर पाएगा। तो इसलिए ईआई की प्रासंगिकता है। फिर आप देखो, केस स्टडी एक आ गया है, केस स्टडी को समझते हैं। और केस स्टडी हमेशा ध्यान रखना, केस स्टडी लिखोगे तो इसके लिए बेस्ट केस स्टडी है कि ईआई की प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, इसको समझाने के लिए आप केस स्टडी लिख के आ जाओ, हो जाएगा। जैसे कि यदि एक्स नामक महिला का पुत्र क्या हो गया, सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, और वह महिला अपने सगे संबंधियों के साथ घटना स्थल पे जाके क्या कर देती है, आवागमन ठप कर देती है। और नजदीकी थाने में जैसे ही ये सूचना पहुंचती है तो वहां के पुलिस फोर्स और सिटी एसपी तत्काल वहां पहुंच जाते हैं जहां आवागमन रोधित के लिए। यहाँ किस तरह की कार्रवाई की जाए, यह सिटी एसपी के संवेगात्मक बुद्धि, जो एसपी है उसके संवेगात्मक बुद्धि पे निर्भर करता है। और यहाँ कई विकल्प हो सकते हैं, ये बता के विकल्प बताओ। पहला विकल्प हो सकता है कि वहां पहुंचते ही सड़क जाम को हटाने के लिए लाठी चार्ज की अनुमति दे देना, क्योंकि सड़क जाम गैर कानूनी है। तो पहला ये भी कर सकता है। दूसरा क्या, सड़क जाम कर रहे लोगों को धमकी भरी भाषा में अलग हटने का निर्देश दे सकता है, ये भी कर सकता है। अब देखो यहाँ ईआई की केस स्टडी से कितना बढ़िया हम लोग बता रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करना केस स्टडी लिख देना, जिससे अच्छे नंबर आते हैं। और ऐसे ही लिखना, छोटे में कोई भी क्रिएट करके हर एक चीज पे केस स्टडी छोटा छोटा बना के रख लो। और तीसरा क्या है कि पीड़ित महिला और उनके परिजनों से दुख एवं सहानुभूति प्रकट करते हुए दोषी को क्या करेंगे, शीघ्र गिरफ्तार करने की आश्वासन देंगे और उन पर समुचित कार्रवाई करने की भरोसा दिलाएंगे, और इस प्रकार उन्हें विश्वास में लेकर सड़क जाम को खुलवाने का प्रयास करेंगे। अब आपको पढ़ के ही लग रहा है ऑप्शन दोगे तो जाहिर सी बात है कि तीसरा वाला कंपोनेंट क्या है,
ये ईआई युक्त ही व्यक्ति कर सकता है, अदरवाइज ये जो टसन में रहते हैं वो दो ऑप्शन करेंगे। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो सही नहीं है ना, नीचे के ईआई युक्त हैं। तो यही बातें आपको बोल वचन में है कि पहले दो विकल्प का परिणाम क्या हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि जिस महिला का पुत्र दुर्घटना में आहत हुआ है उस समय उसका और उसके सगे संबंधियों पे गुस्सा एवं क्रोध तीव्र तरीके से अभिव्यक्त होगा, तो फिर समस्याएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सांवेगिक बुद्धि की मांग के अनुसार उचित होगा। तो हम ये केस स्टडी से भी बता सकते हैं। अब बात ये है कि आज के प्रशासकों को एक ऐसे वातावरण में काम करना पड़ता है जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्या, चुनौतियां और दबाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को क्या होना चाहिए, ईआई युक्त होना चाहिए, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस युक्त होना चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर समस्याएं हैं, देखो समस्याएं ये है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। तो ये समस्याओं का समाधान इसी से हो सकता है। अब इसको हम लोग अगले लेवल पे लेके चलेंगे। नक्सलवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद, आतंकवाद और क्या, अलगाववाद। अलगाववाद तो हम सीधी बात इसको कहेंगे हमेशा कि वाद जैसी प्रॉब्लम स्टेट होगी। अब वाद का मतलब आपको यही समझना है। तो वाद वाली जितनी समस्याएं हैं उनको निराकरण ईआई युक्त वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अक्सर होता है कि सरकार और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगता है, तो ईआई युक्त व्यक्ति ही हटा सकता है। बेरोजगारी, नवयुवकों को बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति में क्या होगा, चुनौती आएगी, तो ईआई युक्त ही इसको दूर कर सकता है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति, सांप्रदायिकता, वैमनस्य का उभार हो रहा है, तो जरूरी है ईआई, जरूरी है। शासन के प्रति जनता की अपेक्षाएं हैं, इसलिए ईआई जरूरी है। सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाना है, तो ईआई, प्रशासनिक अधिकारी में ईआई जरूरी है। तो हम ईआई की जरूरत भी, आवश्यकता क्यों है, ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं, या ईआई युक्त होना क्यों चाहिए, ये भी बात होती है। तो ईआई की आवश्यकता क्यों है, ये अगर बोले तो वाद की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी की बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति हो रही है, रूढ़वादी प्रवृत्ति है, सांप्रदायिकता, वैमनस्य का उभार हो रहा है, तो ईआई युक्त, ईआई की आवश्यकता है। शासन के प्रति जनता की कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईआई होना क्या है, जरूरी है। सरकारी नीतियों और योजनाओं को लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाना है, तो इसलिए जरूरी है। बदलता सामाजिक ढांचा और मूल्य के अनुसार भी ईआई क्या है, जरूरी है। समाज बदल रहा है तो जनता की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि अपर्याप्त हैं। बढ़ती आर्थिक विषमता है। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर जनता को जागरूक करना, उसे सहभागी बनाना, साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व को बढ़ाना। छोटी छोटी बातों पे सड़क जाम हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाता है, उग्र रूप धारण कर लेते हैं, और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक दबाव होता है, ठीक है ना। तो इन सब समस्याओं को रोक के समझना, इन सब समस्याओं का निराकरण किससे हो सकता है, ईआई से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे हो सकता है कि ईआई क्यों आवश्यक है, एक प्रशासनिक अधिकारी में आवश्यक क्यों है, इसका आंसर इसी से मिलेगा, ठीक है। भारत में ये भी बोल दे कि भारत में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए क्या ईआई जरूरी है, इसके पक्ष में तार्किक उदाहरण के साथ बताइए। तो ईआई जरूरी है, इसके पक्ष में तार्किक उदाहरण के साथ इसको बता दोगे, यही पॉइंट है। और इस पे एक्सपेंड करना, टाइम एक्सपेंड करना, हम जो बता रहे हैं इस बात को अच्छे से रोक के मंथन करना, 5-10 मिनट मंथन करना जरूरी है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां से ही अच्छे आंसर निकलेंगे। और एक्सट्रीम लेवल पे रिपोर्ट वाला तो लेके चलेंगे ही आप लोगों को, लेकिन ये अच्छे से मंथन करना, इस बात को हमने बहुत बार इसकी बुद्धि मतलब हिंट भी दिया है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि निम्न रूपों से उतनी समस्याएं हैं जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि क्या है, प्रशासन में मददगार होगी। प्रशासन में क्या होगा, मददगार होगा। कैसे मददगार होगा, तो वही बताओगे, कोई बात रटना नहीं है। समायोजन, सहयोग, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंध प्रबंध, नेतृत्व की भावना, ये सब ईआई से आएगा, इसलिए इससे होगा। मतलब उसी को कुछ भी नहीं, इसको पढ़ लेना, नहीं आता है तो भी हम डीकेडी करेंगे, लेकिन बड़ा इजी है।
जो पीछे समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं को समाधान इन्हीं के द्वारा हो सकता है। ठीक है ना। धैर्य पूर्वक सुनना, संवेदनशीलता का परिचय देना, भावनाओं में बहकर जज्बाती होकर कोई कदम नहीं उठाना, यही ईआई में सिखाया जाता है। ठीक है। जनता के लिए उपयोगी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, मतलब जन जागरूकता करना, सामाजिक जागरूकता करना, नवाचार के लिए जागरूक और प्रयत्नशील रहना, ये भी क्या है हमारा जरूरी है। ठीक है ना। तो ये बातें हमें समझ में आना चाहिए। अब जैसे हम कहें कि क्या क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है। अब जैसे हम कहें कि एआई समस्याओं का ये प्रशासनिक प्रशासनिक प्रशासन में मददगार होगा। एआई क्यों होगा, हम जरा सा देखो, जितने वाद हैं उन वाद की समस्याओं को क्या करें, निराकरण करने में हो सकता है। नक्सलवाद को समझा बुझा के अनुनय के माध्यम से ही समझा, और एआई में अनुनय पहुंच सकता है, परानुभूति करके उनकी समस्याओं का निराकरण। तो वाद जैसी समस्याओं का निराकरण करना है तो देखो कैसे निराकरण करोगे, परानुभूति होगा तो। ठीक है, नक्सलवाद ही ले लो, परानुभूति करोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, तो उस समस्याओं पे प्रहार करोगे तो वो समस्याएं खत्म होगी, तो नक्सलवाद खत्म होगा। दूसरी, परानुभूति होने के बाद हम कह सकते हैं कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें उचित या अनुचित का निर्णय लेना। तो निर्णय कैसा हो रहा है वो निर्णय भी कर सकते हैं। वही अधिकारी होगा जो दूसरे से भावनात्मक भी लगाव रखे, भावनात्मक रखे, लेकिन वो बौद्धिक रूप से भावनात्मक लगाव रखे, उसकी भावनाओं को भी समझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह के कोई निर्णय ले। तो वाद जैसी समस्याओं का निराकरण करना है, जैसे जितने भी ता है, ता है, ता को लाना है। जैसे ता 18 तरीके के हो सकते हैं, ये हम सुरक्षा में बताएंगे। 18 तरीके से हो सकते हैं, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जितना भी ता जोड़ लो। ठीक है ना। वो सारे ता को अगर स्थापित करना है, सुशासन को भी स्थापित करना है, मतलब पारदर्शिता, संवेदनशीलता, ठीक है ना, जवाबदेहिता, इन सब 18 ता हैं। 18 ता को अगर हमें सुरक्षित करना है तो ईआई के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हम वाद हो गया, ता हो गया, जितनी समाज की प्रथाएं हैं, गलत प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को क्या करना पड़ेगा, आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। और परिवर्तन किसके माध्यम से होगा, अनुनय के माध्यम से होगा। अनुनय ईआई के व्यक्ति के पास होगा। तो वही सामाजिक प्रथाओं को, कुरीतियों को अगर परिवर्तन लाना है तो वो कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है। सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कौन करेगा, सामाजिक समस्याएं, बहुत तरीके की सामाजिक समस्या होगा। शिक्षा से हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है, महिला से हो सकता है, एससी से हो सकता है, एसटी से हो सकता है, ओबीसी से हो सकता है, माइनॉरिटी से हो सकता है, किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, समझाने के लिए यही होगा। राष्ट्र के लिए हित की बात कौन करेगा, यही करेगा। ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा डायमेंशन दे रहे हैं कि समस्याओं का निदान करने के लिए प्रभावशाली है। ये छोटे छोटे पॉइंट पे मत जाना, ये आप कहते हैं ना कि लंबा विचार रखो, लंबा सोचो हमेशा। ठीक है ना। तो ये एआई प्रभावी और कुशल प्रशासन में मददगार क्यों होगा, तो हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भी बांट के देख सकते हैं। जरा सा देखो, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, और पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का निराकरण कौन कर सकता है, एआई के द्वारा किया जा सकता है। एआई के द्वारा किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि पर्यावरण में ऐसा संवेग देखने को आ रहा है कि वो संवेग ऐसा है, दूसरे का हाव भाव देख रहा है कि पेड़ों को खूब काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो ईआई वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको संवेगों को समझेगा, उसको फिर समझाएगा, अनुनय देगा, ठीक है, तर्क देगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, उसकी फिर से उसको संवेगों को प्रबंधन करेगा, कुछ उसको प्रशिक्षण कराएगा, लोगों को दिखाएगा कि ये हालत है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, डिफिशियंसी है, ऐसे लोग मर रहे हैं। ठीक है ना। ये बताएगा कि कभी ऐसा आएगा कि 5 रुपया दो, जैसे टेलीफोन में होता था, यहाँ बूथ होता था, ऑक्सीजन लिया और फिर उसके बाद चला, फ्रेश एयर की इतनी कमी हो जाएगी, टेलीफोन वाली स्थिति आ जाएगी ना। तो वो समझाने बुझाने के यही ही कर सकता है। तो हर एक समस्याओं को अपना माइंड ब्रॉड करके सोचना है। ठीक है ना, छोटे से भी चीज में नहीं करना है आपको। ये बातें
समझ में आ गई। अब जरा सा आते हैं कि उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता, अभी इसकी प्रासंगिकता उपयोगिता तो हमने बता ही दिया है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी किसके द्वारा किया जा सकता है, संवेगात्मक। जितना अव्वल दर्जे का संवेगात्मक बुद्धि होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा, सफल होगा, न कि आईक्यू से सफल होता है। आईक्यू कभी नहीं सफल कराता है, ये सफल कराता है। इसीलिए डैनियल गोलमैन ने क्या बोला था, वाई इट, ये बोला था, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। ये बात किसने बोला था, डैनियल गोलमैन ने बोला था। इसीलिए बोला था संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को जीवन में सुखमय और शांति प्रदान प्रदान करता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पे मिलने वाली सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संवेगात्मक बुद्धि की होती है। कामकाज की दुनिया में निपुणता दक्षता प्राप्त करने में भी संवेगात्मक बुद्धि अधिक योगदान देती है। तो इसलिए संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता है ये सारी। किसी संवेगात्मक बुद्धि उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त कराती है। अपने और दूसरे के संवेगों के प्रति जानकारी, सजगता, संवेगों का उचित प्रबंधन, दूसरे के साथ संबंध कैसे बनाना है, उन सबका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, एआई के द्वारा हो सकता है। और संवेगों का जो अनुचित हमारा संवेग आ रहा है उनका क्या करना है, उनका नियंत्रण करना, जैसे क्रोध, घृणा, निराश, भय आदि का नियंत्रण करना क्या है, ये हमारा सब एआई वाला ही व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। और जितने भी एआई युक्त व्यक्ति होंगे वो राष्ट्र हित में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र का भी भला होगा, ये बात समझ में आना चाहिए। लोगों को भावात्मक या इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जाएगा, ये अपनी बात से लिखना चाहिए, कभी भी किसी की बात नहीं है। तो पहली बात हो सकती है कि एआई का विकास कैसे हो सकता है। एआई का विकास करना है तो कैसे करना है, तो हम पीछे देखेंगे एआई के विकास में, पीछे हम लोग जो लेक्चर लिए हैं उसमें से कुछ है तो हाँ है। क्यों, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना और उनकी प्रेरणा प्रसंग पढ़ना। ठीक है, हित उपदेश को पढ़ना, हितोपदेश को पढ़ना, पंचतंत्र को पढ़ना। ठीक है, इन पंचतंत्र के माध्यम से हम एआई विकास कर सकते हैं, एआई का विकास कर सकते हैं। दूसरा बात है कि अपने संवेगों की मूल्यांकन करना, अपनी बातों को, अपने संवेगों को क्या करना, मूल्यांकन करने से भी एआई का विकास होगा, अपनी कमियों की पहचाना जाएगा। ठीक है, और उस अपने मूल्यांकन करना, अपने संवेगों को समझना ये हमारा एआई विकास करेगा। तीसरा क्या कर सकता है कि जैसे परिस्थिति कोई हम क्या कर दें, खुद क्रिएट कर दें, परिस्थिति जन या परिस्थिति उत्पन्न करके हम कर सकते हैं ईआई डेवलप में कि ऐसी परिस्थिति हो गई है, जैसे केस स्टडी में होता है कि ऐसी परिस्थिति हो गई है तो आप बताओ क्या निर्णय लोगे, तो वैसी परिस्थिति करके कर सकते हैं। चौथा, हम किसी गरीबों के मोहल्ले में जाएं, उनकी परानुभूति से क्या करें, अटैच करें। गरीबों के मोहल्ले में जो भी झोपड़ियों में जाएं, 5 मिनट बैठे देखें तो हमें परानुभूति होगी, उनके दुख दर्द का अनुमान होगा, तो इससे ये आई होगा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट बोला था कि खेल कूद विद्यालय में होता है, खेल कूद में क्या होना चाहिए, खेल कूद में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है। ठीक है, खेलकूद में विद्यालय के जितने कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करोगे तो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, पार्टिसिपेट करो। फिर समाज के विभिन्न लोगों से क्या करो, संवाद की स्थिति बनाए रखो। संवाद की स्थिति बनाओगे तो उनके संवेगों को समझोगे कि क्या किसी के बारे में हो सकता है, राजनीतिक संवेग में कि किसी को गाली दे रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, समाज की संवेगों को समझने में आसानी मिल जाएगी लोगों के। तो समाज के विभिन्न लोगों से क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि परिवार की बात कर लेंगे। परिवार में जॉन लॉक की बात करेंगे। जो जॉन लॉक बोला है कि बालक कोरे कागज के समान होते हैं, तो उनको जैसी भी संवेग बुद्धि दिया जाओगे, नियंत्रण मतलब इंद्रियों से दूर भगाओ और इंद्रियों को हावी ना होने दें। ये बात घर के अलावा कौन सिखा सकता है, सबसे बढ़िया इंद्रियों को हावी ना होना
ये परिवार ही सिखा सकता है, तो परिवार के द्वारा हो सकता है। देखो, हमने नैतिक शिक्षा की बात की थी ना, कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, तो 3 बातें पढ़े थे: परिवार, समाज और विद्यालय, शिक्षण संस्था। वैसे ही ईआई तीनों में पार्टिसिपेट करेगा। इसके लिए और क्या पॉइंट बताते, तो ये हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट हम लोग अपने आप से लिख लेंगे, बेहतर होगा। जैसे परिस्थिति निर्मित करके पूछा जाए कि आप ऐसे में क्या निर्णय लेंगे, ठीक है। विवादास्पद और असंवेदनशील मुद्दे पे बोलने से पहले सोचना, ताकि लोगों को भावनाएं, आस्थाएं आहत न हो। ऐसे नहीं मुंहफट होके बोल देना। तो ये सारी चीजें से हम एआई विकसित कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ आज का टॉपिक। फिल्म के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, फिल्म के माध्यम से भी संवेगात्मक बुद्धि को सीखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सारी चीजें देख सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपने से क्रिएट करो, अपने से ज्यादा आंसर अच्छा होता है, रेदर देन इसको पढ़ लो और अपने से क्रिएट करके यहाँ पे कम से कम 10 पॉइंट या 12 पॉइंट लिख लो, कि हाँ मजेदार पॉइंट आपके पास हो, खुद की सेल्फ क्रिएटेड हो, और ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सेल्फ क्रिएट पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, रेदर देन कि कहीं से छापना हो। ये काफी आपको अलग करती है। तो ये बातें हमारी समझ में आ गई। तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का दार्शनिक आधार बताइए, दर्शन बताइए, दर्शन बताइए। अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो दर्शन को बताने के लिए हमें फिर से दर्शन की बात करना होगा, लेकिन हम इसको और अच्छे से लिखेंगे जब आप लोग पढ़ लेंगे पांचवा। ये चौथा है यूनिट, पांचवा अभी स्किप कर रहे हैं हम, छठा और सातवां कल तक खत्म कर देंगे। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उसका मतलब कल हो जाएगा, अगले दिन। छठा सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हम 20-20 मिनट लेके और थर्ड पैरेलल में लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है, दर्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जरा सा देखो। हमारे भारतीय दर्शन में ये बोला गया है, पहली बात बोला गया है कि मुंडे 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 मति भिन्ना, मति भिन्ना मतलब भाई यहाँ के हर एक लोग की मानसिकता अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, और हर एक का संवेग क्या होगा, अलग अलग होगा। और संवेग अलग होगा, तो इन संवेगों का क्या करना, प्रबंधन करना, विश्वास दिलाना, क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है, और विविधता डिफरेंट टाइप की, धार्मिक, जाति, तो सबकी अलग अलग, मुंडे मुंडे मति भिन्न, सबकी अलग अलग मानसिकता होगी, और उनका प्रबंधन और विश्वास करना है। तो प्रबंधन और विश्वास के साथ ही ये मुंडे मुंडे भिन्न मति भिन्ना को क्या क्या जा सकता है, सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, समन्वय लाया जा सकता है, वैमनस्यता हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, ये आएंगे। तो ये पहले बोला गया है। दूसरा हमारा बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात, न ब्रूयात अप्रिय, अप्रिय सत्यम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधी बात है कि सत्य बोले, सत्य बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य बोले, प्रिय ब्रूयात मतलब प्रिय बोले, ठीक है। और न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, अप्रिय सत्य न बोले, अप्रिय अप्रिय सत्य न बोले। तो ये भी हमारे भारतीय दर्शन में बोला गया, मुंडे मुंडे मति भिन्ना सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, ये बोला गया है। नेक्स्ट और समझ में आना चाहिए कि हमारे भर्तृहरि, भर्तृहरि का एक है क्या, नीति शतक, नीति शतक ले लो। भर्तृहरि की नीति शतक है, हित उपदेश है, हित हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश है, पंचतंत्र है, तेनालीराम ले लो, तेनालीराम, तेनालीराम, ठीक है, अकबर बीरबल की कहानी ले लो। ये कहीं ना कहीं आपको ईआई युक्त ही मिलेंगे, कहानी ले लो, यहाँ पे ईआई युक्त ही मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आधार हो सकता है।
फिर गीता की बात करेंगे तो गीता में क्या बोला गया है? गीता में बोला गया है कि इंद्रियां हमारी क्या होती हैं? इंद्रियां घोड़े के समान होती हैं, घोड़े के समान होती हैं, भागती रहती हैं। और इस पे सारथी कैसा चाहिए? सारथी हमारा, सारथी कैसा होना चाहिए? तो सारथी हमारे विवेक रूपी सारथी होना चाहिए, या विवेक रूपी सारथी होना चाहिए। इंद्रियां क्या है? घोड़े के समान है, वो इधर उधर भागती रहती है, तो इसको विवेक रूपी सारथी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईआई की बात गीता करती है। ठीक है। बौद्ध धर्म में देखो तो बौद्ध धर्म में बोला गया है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम। ठीक है। सम्यक व्यायाम मतलब, समय का मतलब उचित व्यायाम, मतलब हम अभ्यास करें, उचित अभ्यास करें, जो भी है उसका उचित करें, संवेगों को समझ के, मतलब उचित का मतलब कि बुद्धि और संवेगों को संतुलित रूप से अभ्यास करना चाहिए, समय का व्यायाम है। तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। जब भी दर्शन के बारे में बात करें तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात अप्रियम सत्यम। ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं इसमें भर्तृहरि का नीति शतक, हितोपदेश, पंचतंत्र, तेनाली राम में देखो तो तेनाली हमेशा जो भी देखते होगा तो ईआई का उपयोग जरूर दिखेगा। अकबर और बीरबल की कहानियों में हमेशा ईआई युक्त दिखेगा। ठीक है ना। और गीता में बोला गया इंद्रियां घोड़े के समान होती हैं, और इस पे नियंत्रण करने के लिए विवेक रूपी सारथी होना आवश्यक है। तो ये भी कहीं ना कहीं ईआई की बात करती है। बौद्ध में सम्यक व्यायाम की बात कहा गया, तो यहाँ पे ईआई को ही स्वीकार किया गया है, अभ्यास, उचित अभ्यास करना की बात किया गया। ठीक है। तो ये हमारा जाके आज टॉपिक क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, चौथा। ठीक। तो यूनिट फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो गया। और इसकी डीकेडी जैसा भी होगा हम कर देंगे, आसान है, डीकेडी में कोई बड़ी बात नहीं है, और रटाना भी बड़ा आसान है, इसको रटा भी देंगे। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए, पढ़ते चलिए और स्पीड बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।